नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। बीते दिनों किसानों के आंदोलन से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। लखबीर सिंह नामक एक दलित युवक की निर्मम तरीके से सिंघू बॉर्डर पर हत्या कर दी गई। कथित तौर पर आरोप है कि युवक ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की थी। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शन स्थल पर एक सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। वहां पर बैरिकेड से एक दलित सिख युवक की लाश लटकती मिली है। मृतक लखबीर सिंह का अंग भंग है। हत्या का आरोप निहंग सिखों के एक समूह पर लगा है। इस घटना के कई पहलू हैं जिन्हें थोड़ा ठहर कर समझने की जरूरत है। आरोप या फिर अपराध चाहे जितना भी संगीन हो, सजा देने का अधिकार सिर्फ देश की अदालतों को है। इस लिहाज से बिना किसी किंतु परंतु के जिन भी लोगों ने इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया है, उन्हें इसकी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चे ने इस मौके पर वाजिब काम किया। उन्होंने वक्त रहते साफ शब्दों में हत्या के आरोपियों से खुद को अलग कर लिया और इसकी निंदा की। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि इस हत्या में इन्वॉल्व जो निहंग ग्रुप है, उससे संयुक्त किसान मोर्चा का इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। जो मृतक है लखबीर सिंह, वो पंजाब के तरन तारण इलाके से है। वो इस समूह के साथ पिछले 2-3 दिन से रह रहा था। कल रात को इनमें आपस में कुछ डिस्प्यूट हुआ और बेअदबी का आरोप लगा। लेकिन किसान मोर्चे को इसके अलावा भी बहुत कुछ करना होगा। अव्वल तो यह आंदोलन पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। इसे अलग अलग हिस्सों के किसान अपना समर्थन दे रहे हैं। इसलिए यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि यह सिर्फ पंजाब या किसी क्षेत्र विशेष के किसानों का आंदोलन है। किसान मोर्चे की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि यह आंदोलन किसी भी तरह के धार्मिक कट्टरपंथियों के चंगुल से आज़ाद रहे। आप 9 महीने से एक सत्याग्रह कर रहे हैं। इसका सीधा और सरल संदेश है कि आपकी आस्था इस देश की संसद और संविधान में है। इस देश के संविधान में मिले अधिकारों के तहत ही आप प्रदर्शन कर रहे हैं। इस देश की संसद से पास किए गए कुछ कानूनों को आप इस देश की संसद से ही बदलवाना चाहते हैं। तो इस आंदोलन में शामिल कुछ लोग अगर समानांतर कंगारू कोर्ट चलाएं, आदिम तरीकों से हत्या करें, अमानवीय तरीके से लाश को लटका दें, तो फिर इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। यह किसानों के 9 महीने के सत्याग्रह के साथ धोखा और बेईमानी है। अब हम इस घटना के दूसरे पहलू पर चलते हैं। हुड़कचुल्लू घोघा बसंत मीडिया ने इस घटना की आड़ लेकर एक बार फिर से किसान आंदोलन के ऊपर हमला बोल दिया। ये वो हुड़कचुल्लू हैं जो अतीत में इस आंदोलन को पाकिस्तानी, खालिस्तानी और जाने क्या क्या घोषित कर चुके हैं। और विरोध की इस हुड़क में सबकी भाषा, सुर, लय, ताल और छंद सब एक से हो गए। मसलन सब ने इसे तालिबानी कहा। तालिबान स्टाइल में हत्या की ये तस्वीर अपने ही देश की। ये देश नियम और कायदे से चलता है, ऐसे तालिबानी फरमानों से नहीं। ये जो सजाए मौत देने का तरीका है, ये आपको आज तालिबान की याद दिला देगा। इससे पहले आपने ये तस्वीरें अफगानिस्तान में देखी होंगी, जहां तालिबान का शासन है। तालिबान सबने किसानों को हत्यारा घोषित कर दिया। कौन है ये लोग? किसान तो नहीं है। किसान है या कसाई है? सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह की बर्बरता हुई, रात के अंधेरे में जिस तरह से हत्या की गई, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। तथाकथित किसान आंदोलन, ये किसान तो नहीं हो सकते जो हत्या कर रहे हैं। कसाई है, हैवानियत हत्या कर रहे हैं। और सबने इस आंदोलन को उखाड़ फेंकने की कुंठा प्रदर्शित की। इससे ही ये साबित होता है कि अब इस आंदोलन को खत्म कर देने का समय आ चुका है। बंद होना चाहिए इस आंदोलन को। देश के लिए जरूरी है ये अराजक तत्व कौन है। बंद होना चाहिए इस आंदोलन को। कि मेरा बॉर्डर खाली करो। क्या आप इसे अब भी आंदोलन कहेंगे? खत्म। बंद होना चाहिए, खाली करो। एंकराओं की इस बेशर्मी की चीरफाड़ करें, उससे पहले कुछ जरूरी चीजों को समझ लेते हैं। क्या यह हत्या कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने की? इसका जवाब है नहीं। यह हत्या आंदोलन को समर्थन दे रहे निहंग सिखों ने की है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। अगला सवाल, क्या निहंग किसान हैं? जवाब है नहीं। ये लोग सिख कौम की एक लड़ाकू शाखा हैं जिसका काम पंथ की रक्षा करना है। ये लोग किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। अगला सवाल, क्या निहंग 40 से ज़्यादा संगठनों वाले संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा हैं? जवाब है नहीं। ये निहंग किसी किसान यूनियन के सदस्य नहीं हैं। जाहिर है ऐसे तमाम लोग सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर जमा हैं जो आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दे रहे हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि वो किसानों के प्रतिनिधि हैं।
आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात आपसे करनी है। हमारा YouTube चैनल फिलहाल बंद है, लेकिन हमारे सारे कार्यक्रम यथावत जारी हैं। आप टिप्पणी और न्यूज़ लॉन्ड्री के बाकी शोज़ हमारी वेबसाइट hindi.newslaundry.com, newslaundry.com पर देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं और साथ में dailymotion.com पर न्यूज़ लॉन्ड्री के चैनल पर भी देख सकते हैं। यह अच्छी पत्रकारिता के लिए चुनौती भरा समय है। सरकार इनकम टैक्स के छापे मार रही है, दूसरी तरफ तक वाले अपनी आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हो जाओ तक वाले, एक तरफ हो जाओ, मैं सवाल करूंगा, भारत के लोग मेरे साथ हैं। हमारी आवाज को दबाने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। इसके बावजूद न्यूज़ लॉन्ड्री जनहित की वो सारी खबरें इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसे आप समर्थन देते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन से यह संभव हुआ है। इस समय हमें आपके समर्थन की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। इस गड्ढमड्ढ समय में इन बारीकियों को जानना ज़रूरी है, वरना जहर खुरान मीडिया गिरोह के चक्कर में पड़कर आप भटक सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ हफ्ते पहले आपको याद होगा हमने विनायक दामोदर सावरकर पर फिर कभी बात करने के लिए छोड़ दिया था। सावरकर पर भी इस दौरान बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर फिर कभी। आज वक्त आ गया है जब हमें सावरकर पर बात कर लेना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नाम की एक किताब का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने एक नया वितंडा खड़ा कर दिया। उन्होंने सावरकर के माफीनामे को गांधी जी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। कहा गया कि उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने बार बार दया याचिका दी, लेकिन सच्चाई ये है कि दया याचिका उन्होंने खुद को माफ़ किए जाने के लिए नहीं दी। उनसे महात्मा गांधी ने कहा था कि दया याचिका दायर कीजिए। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने दया याचिका दी थी। राजनाथ सिंह जी इतिहास के अंडबंड संस्करण से थोड़ा आगे की चीज़ लेकर आए हैं, क्योंकि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और सावरकर 1911 में अंडमान की सेलुलर जेल पहुंचने के 1.5 महीने के भीतर पहला माफीनामा अंग्रेज़ों को लिख चुके थे। सावरकर के व्यक्तित्व में कई परतें हैं जो बहुत ही विवादित हैं। हम सावरकर की सियासत और उनके व्यक्तित्व को जानें, उससे पहले उनके बारे में एंकराओं की जो जानकारी है उसे जान लेते हैं। मसलन तिहाड़ शिरोमणि को पता है कि आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी से बड़ा भी कोई आंदोलनकारी था, उसका नाम सावरकर था। यानी इससे यह साबित होता है कि अंग्रेजी सरकार उस समय सावरकर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी और वो भारत के लोगों के लिए सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। ये बात आप याद रखिएगा, वो सबसे बड़े क्रांतिकारी थे उस समय और अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे। महात्मा गांधी से भी बड़े थे। उनका जो कद था उस समय महात्मा गांधी से बड़ा था, क्योंकि महात्मा गांधी तब इस पूरे सीन में आए नहीं थे। बीएनडी के इतिहास बोध पर आपको वैसे भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बेसिक फंडामेंटल ही चौपट हुआ पड़ा है। मसलन हर विद्यार्थी को दूसरी तीसरी कक्षा में रटवा दिया जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी पोरबंदर में पैदा हुए, उनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। इसे गांधी जी का नाम तक नहीं पता, और ये इतिहास के फैक्ट चेक की बात कर रहा है। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनचंद मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है, एमके गांधी साहब ने एडिट किया है। रिपब्लिक वाले ऐश्वर्य का सारा ऐश्वर्य इस बात में है कि वो सरकार बहादुर की कितनी खुशामद कर सकता है। अब रत्नाकर त्रिपाठी कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं था ईश्वर, क्योंकि त्रिपाठी जी आपके पास जो किताब है वो ऑल्टर्ड है। चूंकि सरकार बहादुर की तरफ से सावरकर की तारीफ हुई थी, लिहाजा तमाम हुड़कचुल्लुओं को उनके रक्षार्थ उतरना ही था। अब हम सावरकर को जान लेते हैं। सावरकर के व्यक्तित्व के 2 विरोधाभासी पहलू हैं। पहला 1910 से पहले का और दूसरा 1910 से बाद का। 1910 के पहले वाला सावरकर एक रोमांटिक क्रांतिकारी था, सेकुलरिज्म का समर्थक, बेहतरीन मदिरा और मांस का प्रेमी। वो भारत की आज़ादी चाहता था। साल 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या में शामिल होने के आरोप में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उन्होंने अपने भाई को लंदन से रिवॉल्वर भेजी थी, जिससे कलेक्टर की हत्या की गई। इसके बाद उन्हें सजाए काला पानी दिया गया। 1911 में अंडमान पहुंचने के बाद सावरकर का एक अलहदा चरित्र सामने आता है। सेलुलर जेल में काटे 9 साल 10 महीनों ने अंग्रेजों के प्रति सावरकर के विरोध को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उन्हें अंग्रेजों का पिछलग्गू भरोसेमंद सेवक बना दिया। अंडमान पहुंचने के 1.5 महीने के भीतर उन्होंने अंग्रेज सरकार को अपना पहला माफीनामा लिखा।
यहीं पर राजनाथ सिंह की बात गलत साबित होती है। इसके बाद 9 सालों में उन्होंने 6 बार अंग्रेजों को माफीनामे लिखे। अब बात आती है कि गांधी जी ने सावरकर के बारे में क्या लिखा था। यह भी जान लें, क्योंकि संघी प्रोपेगेंडा मशीनरी गांधी जी की बातों को घुमा फिरा कर तथ्य का फालूदा बना देती है। इसलिए यह तथ्य हमें हर बार हर मंच से कहना चाहिए। गांधी जी ने यंग इंडिया में जो लिखा वह उनके कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी का हिस्सा हैं। यह लेख उन्होंने सावरकर के बड़े भाई द्वारा गांधी जी से रिहाई के संबंध में मांगी गई सलाह के जवाब में लिखा था। गांधी जी साफ साफ लिखते हैं, दोनों भाइयों ने अपने राजनीतिक विचार के संबंध में पहले ही घोषणा कर दी है और वो किसी भी क्रांतिकारी विचार का समर्थन नहीं करते, और अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो वो रिफॉर्म्स एक्ट के तहत काम करेंगे। दोनों ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी है कि वो ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी की इच्छा नहीं रखते, बल्कि इसके विपरीत दोनों भाई मानते हैं कि भारत का भविष्य ब्रिटिश हाथों में ही बेहतर सुरक्षित है। गांधी जी यह बात 1920 में यंग इंडिया में कह रहे हैं, और यह बात वो अपने अहिंसा के प्रति समर्पण के विचार के कारण भी कह रहे थे। और इसका संदर्भ भी यह है कि सावरकर के भाई ने उनसे इस बारे में सलाह मांगी थी। जाहिर है राजनाथ सिंह इन बातों को तोड़ मरोड़ कर इस तरह से बोल गए मानो गांधी जी के कहने के बाद सावरकर ने वो माफीनामे लिखे थे। मिथ्यावाचन। सावरकर से जुड़ी कुछ और भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। मसलन उन्होंने बतौर रणनीति ये माफीनामे लिखे क्योंकि जेल से निकलकर वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन अंडमान से रिहा होने के बाद सावरकर का पूरा राजनीतिक जीवन इस बात का गवाह है कि उन्होंने इसके बाद कभी भी देश की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि देश की आज़ादी के खिलाफ काम किया। 1921 में अंडमान से रिहा होकर वो भारत लौटे। अगले 2 साल वो पुणे की येरवाड़ा जेल में रहे। इसके बाद वो अगले 15 सालों तक रत्नागिरी जिले की सीमा में कैद रहे। उन्होंने इस बाबत अंग्रेज सरकार को आश्वासन दिया था कि वह न तो रत्नागिरी की सीमा से निकलेंगे, न ही किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेंगे। 1937 में अंग्रेज सरकार ने सावरकर के ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा लिए। इसके बाद का सावरकर और ज्यादा दिलचस्प है। अब उनके चरित्र में निपट अवसरवादिता और कट्टरता के दर्शन होते हैं। अगर आज़ादी के आंदोलन के लिहाज से देखें तो इसके बाद का सावरकर भारत विरोधी भी है। एक एक कर समझिए। पहला, दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों को समर्थन देने के लिए सावरकर ने हिंदुओं को अंग्रेजी सेना में शामिल करने का अभियान चलाया। दूसरा, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अंग्रेज सरकार के ताबूत में आखिरी कील माना जाता है, उस आंदोलन का सावरकर ने खुलेआम विरोध किया और हिंदुओं को इस आंदोलन से अलग रहने की अपील की। तीसरा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, सावरकर को अंग्रेज सरकार हर महीने 60 रुपए पेंशन देती थी। ये अकेले ऐसे तथाकथित क्रांतिकारी हैं हमारे राष्ट्रवादी कुनबे के मुताबिक जिन्हें अंग्रेज सरकार हर महीने पेंशन दे रही थी। आखिर सावरकर अंग्रेजों की ऐसी कौन सी सेवा कर रहे थे, हम इस पर भी बात करेंगे। दरअसल 1937 के बाद वाला सावरकर अंग्रेजों के हाथ एक कठपुतली बन चुका था। हिंदू महासभा के जरिए सावरकर अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति का अहम पुर्जा बन गए थे। अंग्रेज एक तरफ उनका इस्तेमाल कांग्रेस को काटने के लिए कर रहे थे और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के साथ सांप्रदायिक राजनीति को साधने के लिए भी उनका इस्तेमाल कर रहे थे। लगे हाथ गांधी को बंटवारे का दोषी बताने वाले संघी और हिंदू महासभा के लोगों को 2 और सच्चाइयां जान लेनी चाहिए। जिन्ना की मुस्लिम लीग ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत पहली बार 1940 में पारित किया, लाहौर अधिवेशन में। सावरकर ने उसके बहुत पहले ही हिंदू मुस्लिम 2 अलग राष्ट्र का विचार आगे बढ़ा दिया था। 1923 में ही वो अपनी किताब एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में हिंदू और अन्य धर्मों की पितृभू और पुण्य भूमि के नाम पर द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दे चुके थे। 1937 के बाद हिंदू महासभा के हर सम्मेलन में सावरकर ने 2 राष्ट्रों के विचार के खुलेआम पैरवी शुरू कर दी थी। इसलिए देश के बंटवारे की तोहमत गांधी और कांग्रेस पर डालने वालों से सावधान रहें। सावरकर ने निपट अवसरवादिता का प्रदर्शन उस वक्त भी किया जब 1941 में इसने पाकिस्तान समर्थक मुस्लिम लीग के साथ बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में गठबंधन की सरकारें बनाई। यह सावरकर की अवसरवादिता का चरम बिंदु है, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे। महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर की भूमिका एक अलग विषय है, इस पर बाद में कभी बात करेंगे। एक बार फिर से खबरिया चैनलों के संसार में लौट चलते हैं। एक नए हुड़कचुल्लू का जन्म हुआ है, नाम है सुशांत, लेकिन अंदर से बेहद अशांत। गांधी जी ने लिखने कहा या नहीं कहा, मेरे लिए तो ये मुद्दा ही नहीं है। गांधी जी ने कह दिया तो ठीक हो जाएगा और गांधी जी नहीं कहेंगे तो नहीं ठीक होगा। ये इस देश में नहीं चलेगा। मेरे बच्चे, गांधी मुद्दा हैं और रहेंगे,
वरना तुम्हारे आका को हर बार अमेरिका में गांधी नाम का जाप नहीं करना पड़ता। खैर, ये जो माट साहब हैं वो खबरें नहीं देते, पाठशाला चलाते हैं। बीते दिनों इनकी पाठशाला में एक बड़ी चिंता सामने आई। आखिर हम नोबेल प्राइज़ या ओलंपिक मेडल्स क्यों नहीं जीत पाते? 100 साल में सबसे ज्यादा नोबेल अवार्ड किसको मिला? अमेरिका को 383। आबादी कितनी है? 33 करोड़। ब्रिटेन को कितना मिला? 132। आबादी कितनी है? 6 करोड़। जर्मनी को 108 मिला। और आबादी कितनी है? 8 करोड़। ये लोग यूपी से भी छोटे कम आबादी वाले देश हैं। फ्रांस को 68 नोबेल मिला, आबादी है 6.5 करोड़ से थोड़ी ज्यादा। स्वीडन को 32 मिला, 1 करोड़ की आबादी है। दिल्ली में उससे ज्यादा लोग रहते हैं। रूस को 31 नोबेल अवार्ड में पुरस्कार मिला, वहां 14.5 करोड़ की आबादी है। स्विट्जरलैंड को 28 मिला, आबादी 86 लाख है। जापान को 28 नोबेल पुरस्कार मिला, आबादी 12.5 करोड़ है। और भारत को 130-140 करोड़ की आबादी में कितना है? 5। हम बताते हैं क्यों नहीं जीत पाते। इसको एक उदाहरण से समझिए। आज भारत में आप जैसे टेलीविज़न पत्रकार जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, उसमें कोई भी पत्रकार कभी पुलित्ज़र पुरस्कार पाने की उम्मीद नहीं कर सकता। चरण चंपन, तेल मालिश, चापलूसी और चिंदी चोरी की मानसिकता में अच्छी पत्रकारिता नहीं हो सकती। इसलिए इस तरह के पत्रकारों को कभी पुलित्ज़र नहीं मिल सकता। पुलित्ज़र पाने की पहली शर्त आज़ाद ख्याली है। दिमागों का उन्मुक्त और भयमुक्त होना ज़रूरी है। संविधान के प्रति समर्पित होना होगा, न कि किसी सरकार या राजनीतिक दल के प्रति। नागरिकों के प्रति समर्पित होना होगा, न कि किसी धर्म या संप्रदाय के प्रति। वो तुमसे होगा नहीं। इसी तरह नोबेल जीतने के लिए शिक्षा का उत्कृष्ट माहौल होना चाहिए। दिमागों में भय या द्वेष की बजाय निर्द्वंद आज़ादी होनी चाहिए। और तुम समर्थन करते हो शट JNU। आप सवाल करेंगे कि सरकार इन दलितों पिछड़ों के बच्चों को इतना पढ़ाती क्यों है। आप कहेंगे यह तो पैसे की बर्बादी है। तो फिर नोबेल आपको नहीं मिलेगा मिस्टर अशांत सिन्हा। याद है तुमने कार्यक्रम के अंत में क्या कहा था? कि ये क्यों होता है कि 140 करोड़ की आबादी में 5 नोबेल पुरस्कार मिला है इतने सालों में? कल बताऊंगा। पर अगले दिन तुमने तो कुछ बताया नहीं, इसलिए हमने बता दिया। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट इंडिया न्यूज़ से है। यह रिपोर्ट फिल्मी दुनिया के हरफनमौला कलाकार और बेमिसाल गायक किशोर कुमार के गृह जिले खंडवा से है। वहाँ किशोर कुमार की समाधि है, जहाँ उनके प्रशंसक उनकी पुण्यतिथि पर इकट्ठा होते हैं और उनकी याद में उनके पसंदीदा शगल को अंजाम देते हैं। किशोर दास जब इस दुनिया में नहीं रहे तो खंडवा में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। खंडवा में ही उनकी समाधि बनाई गई और आज उनकी 34वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर खंडवा के किशोर कुमार समाधि पर उनके प्रशंसकों ने दूध जलेबी का भोग लगाया है और यहाँ सुरमई श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। प्रतिवर्ष इस प्रकार का चाहे 4 अगस्त हो या 13 अक्टूबर हो, किशोर दा के पूरे देश भर के प्रशंसक संगीत प्रेमी समाधि स्थल पर आकर किशोर दा को सुरमई श्रद्धांजलि देते हैं। किशोर दा इस शहर से बहुत आत्मीयता रखते थे। उनका बहुत आज भी गाढ़ा नाता है। बहुत उनकी हर कहानियां रोज अलग अलग आज भी निकलती है। हर चौक में चौराहे पर उनको भगवान मानते हुए उनके बारे में बातें होती रहती है। और जो कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं वो भारत भर में से, देश भर में से कलाकार तो आते ही है। पर अभी पिछले साल एक तंजानिया से लड़का आया था यहाँ पर गाने के लिए। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।